टॉपिक ही है एक। अपन ने जब पढ़ा था, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पढ़ा था, तो वहां पे छोटा सा एक पार्ट था अपने पास, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। देखो, जो अपन ने काइनेटिक्स पढ़ा है ना, उसमें एक नोट बना लेना। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है, रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, वो किसमें आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिके और रेडियो एक्टिव, जो आपके रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं या रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, किसमें आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, वो किसमें आती हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर में आती हैं, फर्स्ट ऑर्डर में। चलो, आज अपन पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें बच्चों, अपने पास जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ए में जा रहा है, बी में जा रहा है, सी में, डी, ऐसा कुछ जा रहा है। बात नहीं, पीछे बात नहीं बेटा, ये रिएक्शन हो रही है। ये अपने पास क्या है? केमिकल, क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। ये अपने पास केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? भाई, अगर हम मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो आपसे बोला जाए कि मोल ऑफ ए रिएक्ट डिवाइडेड बाय ए, इसके बराबर होगा मोल ऑफ बी रिएक्ट अपॉन बी, इक्वल्स टू मोल ऑफ सी जो रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, अपॉन सी, इक्वल्स टू, रिएक्ट नहीं आएगा, प्रोड्यूस, मोल ऑफ डी प्रोड्यूस अपॉन डी। ये हमेशा फॉलो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या फॉलो होता है? मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मोल कॉन्सेप्ट बोलता है मोल ऑफ ए रिएक्ट बाय ए इक्वल्स टू मोल ऑफ बी रिएक्ट बाय बी, मोल ऑफ सी रिएक्ट बाय सी इक्वल्स टू मोल ऑफ डी रिएक्ट बाय डी। ये बराबर होते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक मोल ए के साथ एक मोल बी रिएक्ट करेगा। वो क्या करता है? आप उनकी स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास, जैसे मान लो बेटा, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो, क्या मैं ये बोल सकता हूं मोल्स रिएक्ट और मोल्स प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल? क्या सही है? नहीं है। डिपेंड किस पे करेगा? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन इट्स स्टाइकोमेट्री, क्योंकि नीचे स्टाइकोमेट्री आ रहा है। यहां पे क्या बोल सकता हूं? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड moles of products produce, it may equal or may not be equal. It depends on stoichiometric coefficient of reactants and products. समझ में आया भाई? कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना प्रोड्यूस होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक मोल ए ले लोगे तो एक मोल बी लगेगा ना, स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड करेगा उसका।
स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तभी हम बोल पाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मोल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई जो भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, जो भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस होंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे? स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऐसे, हाँ, ऐसे ही अपने पास क्या होता है, जैसे अपना मोल कॉन्सेप्ट है वैसे ही अपने पास क्या होता है, एक होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अगर अपन बात करें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है अपना लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? केमिकल। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? इन a in a chemical equivalent of reactants react and equivalent of products are क्या होते हैं? इक्वल मतलब बराबर, ये बोलता है। हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होंगे, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबके इक्विवेलेंट बराबर होंगे, सबके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है। मतलब फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो ये रिएक्शन है A प्लस 2B कन्वर्ट इनटू 3C प्लस 3D, ऐसा दिया हुआ है। ये तो ये रिएक्शन देख के बताओ कि अगर हम मोल में बात करें तो इसका स्टोइकोमेट्री कितना है? 1। अगर ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा? 2 मोल। ये कितना बनेगा? 3 मोल। ये कितना बनेगा? 3 मोल। तो ये मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये अपन ने क्या बराबर आ रहे हैं? इसका 1 है, इसका 3 है, इसका इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर इसका 1 इक्विवेलेंट है, इसका भी कितना लगेगा? 1 ही लगेगा। एक इक्विवेलेंट ए का एक इक्विवेलेंट बी के साथ ही रिएक्ट करेगा। और यहां पे क्या आएगा? एक ही इक्विवेलेंट। और यहां पर भी क्या आएगा? एक ही इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा? सबके 1 इक्विवेलेंट ही लगेंगे। इसका भी एक इक्विवेलेंट आएगा, इसका भी एक इक्विवेलेंट आएगा, इसका भी एक आएगा, इसका भी एक ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट केमिकल रिएक्शन में लगना है सबके बराबर लगेंगे, और सबके जितने रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट लगेंगे उतना ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। मोल बराबर नहीं हो सकते, मे भी बराबर हो सकते हैं, मे भी नहीं हो सकते, वो डिपेंड करेगा स्टाइकोमेट्री। ये बताओ, ये तो अपन ने सीख लिया कि सर इक्विवेलेंट ई हो। सर इक्विवेलेंट होता क्या है? मैं तो मालूम है कि बराबर होने वाला है। इक्विवेलेंट ए इक्वल्स टू इक्विवेलेंट बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट सी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट। अब अपन बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट होता क्या है। तो इसमें अपन को 3 चीजें याद रखनी है, पहले लिख लो यहां तक। क्या याद रखना है? 3 चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले
ये इक्विवेलेंट होता क्या है? इक्विवेलेंट होता है मोल, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट निकालना है तो मोल ले लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एन फैक्टर। एन फैक्टर एक नंबर होता है, वो अपन निकालना सीखेंगे। एन फैक्टर बोलते हैं या फिर हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है अपन को, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और तीसरा होता है अपने पास क्या बेटा? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी तो हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी होती है बेटा मोलारिटी, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? मोल बाय वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। तो मोल इनटू एन फैक्टर क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट। इसको क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये नॉर्मलिटी बन जाए। समझ में आया? तीन चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रख। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोल अपॉन एन फैक्टर, मोल अपॉन एन फैक्टर। अब ये तो सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? मोल हम बचपन से सुनते आए हैं, मोलर मास सबसे बचपन सुनते आए हैं, मोलरिटी बचपन सुनते आए हैं, बस एन फैक्टर। सर ये एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर हम कैसे निकाल? तो अगर मुझे एन फैक्टर निकालना आ जाएगा तो पूरा काम मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। फिर सबसे पहले हमें क्या सीखना है? एन फैक्टर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एन। भाई एन फैक्टर निकाला कैसे जाता है? किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? एन फैक्टर डिपेंड करता है इट डिपेंड ऑन आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये पर्टिकुलर मान लो Br2 है तो Br2 का हमेशा एन फैक्टर 1 होगा 2 होगा। वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की रिएक्शन में जा। रिएक्शन टू रिएक्शन एन फैक्टर एक गिवन कंपाउंड का वेरी करता है। समझ में आया? फिक्स नहीं होता है। नॉट फिक्स, डिपेंड ऑन रिएक्शन पे डिपेंड करेगा बेटा, रिएक्शंस पे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर ये कंपाउंड है, मान लो आपसे बोल दिया KMnO4 या H2SO4, इसका एन फैक्टर कितना है? वो डिपेंड करेगा कि भाई वो केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पे एन फैक्टर डिपेंड करेगा।
तो ये आपका जो एन फैक्टर होता है वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है, आपको पर्टिकुलर रिएक्शन दी जाएगी तो आप इसमें बता दो कि इसमें एन फैक्टर इतना आएगा। तो अब एन फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं रिएक्शन। एक होता है अपने पास फॉर नॉन रेडॉक्स, और अपन को जो पढ़ना है किस पे, फॉर एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन के लिए अपन को देखना है एन फैक्टर। नॉन रेडॉक्स मतलब एसिड बेस थोड़ा रेडॉक्स होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। एसिड बेस रिएक्शन और नॉन रेडॉक्स। तो अगर आपसे बोला जाए कि यार इसका एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर का सिंपल तरीका होता है नंबर ऑफ H प्लस, जो आपके रिप्लेस हो सकते हैं, और नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेस हो सकते फॉर एसिड इन, और क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ OH माइनस, तो आपके रिप्लेस हो सकते हैं, और ये होता है एन फैक्टर। ये क्या होता है बेटा, जो आपके रिप्लेसेबल H प्लस होते हैं एसिड में वो एन फैक्टर कहलाते हैं एसिड का, और जो बेस में OH माइनस होता है वो क्या कहलाता है, बेस का एन फैक्टर OH माइनस। जैसे अपन ने बहुत सारे कंपाउंड सुने हुए हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अपने पास है कोई, अपने पास कोई मॉलिक्यूल दिया हो, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, एन फैक्टर। सबसे पहले अपने पास दिया हुआ है HCl, मुझे बताओ HCl कितना H प्लस देगा, एक एक मॉलिक्यूल ये देगा। नंबर ऑफ H प्लस, यहाँ पे एक चीज जो लिख लेना पर मॉलिक्यूल, अपन लिखना भूल गए, पर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी लिख लेना, पर पर मॉलिक्यूल कितना H प्लस रिप्लेस होगा पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H प्लस पर मॉलिक्यूल कितना रिप्लेस होने वाला, एसिड के लिए H प्लस और बेस के लिए OH माइनस, क्योंकि बेस क्या देता है OH। जल्दी जल्दी बताओ क्या एन फैक्टर आएगा, क्या एन फैक्टर आएगा, HCl कितने H प्लस निकालेगा, एन फैक्टर जल्दी बोलो, बना गया सभी का, HNO3 1 एक निकालेगा, H2SO4
तो n फैक्टर 2, H3PO4 3, ये बताओ H3PO4 कितने निकालता है? 2, सॉरी 3, H3PO3 2, बताया था। फॉस्फोरस के जितने भी एसिड होते हैं जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम निकलता है, इसमें कितने हैं? 2, 3, तो कितना निकलेगा? 2, 2 ही H प्लस आयनाइज होते हैं इसमें, इसका 2, इसका बेटा 1, इसका 1 आया कि नहीं आया? एन फैक्टर हो गया डायरेक्ट, इसका 1, इसका बेटा 2, इसका 3, इसका 1, आया कि नहीं आया? तो ये एन फैक्टर निकल आया अपने पास। अगर कोई एसिड बेस हो रहा है, कुछ नहीं दिया तो अपन ये मान के चलेंगे कि 100% आयनाइज हो रहा है, तो ये 2 निकालेगा, ये 3 निकालेगा, ये निकालेगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि H2SO4 एक ही H प्लस निकाल रहा है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें H2SO4 को एक ही H प्लस निकाला हो, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अपन ये देखेंगे अगर कुछ नहीं दिया तो अपन क्या मान के चलते हैं? पूरा का पूरा निकाल रहा है, पूरा का पूरा इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें दो, इसमें एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल से के थ्रू आप जाओगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ NaOH बना रहा है Na2SO प्लस H। एक और रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH, NaHSO4 प्लस H2। देखो ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया है, इस टाइप का दिया गया। इस रिएक्शन में आप देखो और मुझे बताओ कि H2SO4 और NaOH का N फैक्टर कितना है? का एन 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 फैक्टर कितना? एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर अच्छे देखो, हमें क्या करना है, क्या बताया आपको? कितना H प्लस रिप्लेस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन पर मॉलिक्यूल। ये तो इसके पास कितने H प्लस हैं? 2। जब ये रिएक्शन हुई तो कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, दोनों की दोनों रिप्लेस हो गए, खत्म। इसमें देखो NaOH था, पूरा का पूरा OH गायब हो गया कि नहीं हो गया? Na के साथ कोई OH बचा है क्या? नहीं बचा। इससे बताओ, इसमें देख के कितने हैं यहाँ पे? 2, कितना बचा? 1, कितना रिप्लेस हुआ? 1, एन फैक्टर 1 आया कि नहीं है? यहाँ पे है समझ में? अगर मान लो ऐसा आ जाए H3PO4 प्लस KOH कन्वर्ट इंटू K2H प्लस H2, जल्दी बता दो इसका एन फैक्टर। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं देते तो अपन क्या मानते? 100%। कितना होता है इसका? 3। लेकिन इस रिएक्शन में क्या बोला गया है? कितने निकल रहे हैं? कितने हैं बेटा? 3। कितने बचे? 1। कितने निकल गए? 2। कितने रिप्लेस हो गए? जितना भी H प्लस रिप्लेस होगा एसिड से वो उसका एन फैक्टर कितना हो गया? ये देखो, अपन लोगों ने क्या लिखा था? एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन पे। देखो वही H2SO4 का टू भी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो अपन ये मान के चलेंगे पूरा का पूरा रिप्लेस हो रहा है। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम क्या मानेंगे? 100% रिप्लेसमेंट मानेंगे किसी भी मॉलिक्यूल से, H प्लस का या OH माइनस। देख लो, देख लो जल्दी।
फाइंड दी बाय टू। बाय मोल H2, ये दिया हुआ है। बाय मोल किससे रिएक्ट कर रहा है? H2, सही है कि नहीं? अपन को वेट निकालना है NaOH का जो 5 मोल H2SO4 से रिएक्ट कर जाए। देखो, दो तरीके हैं करने के। क्या है बेटा? दो तरीके। एक तो अपन मोल कॉन्सेप्ट से करो या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या जरूरत है? इक्विवेलेंट मोल कॉन्सेप्ट में किसकी जरूरत है? स्टोइकोमेट्री, मतलब बैलेंस इक्वेशन की। मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो आपको एक जरूरत पड़ेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। क्या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंस की जरूरत पड़ेगी? कहीं पे स्टोइकोमेट्री यूज हुआ है? कहीं नहीं। तो फायदा ये होता है कि कहीं पे अगर अपन को बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या नहीं है बेटा? बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन फिर इक्विवेलेंट लगा देंगे। जैसे आप मुझे बताओ, NaOH किससे रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ नहीं दिया तो अपन क्या मान के चलते हैं? कंप्लीट रिएक्शन होगी। तो इसको देख के मैं ऐसा बोल सकता हूं, सॉल्यूशन देखना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट कर रहा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अरे होगा कि नहीं होगा? ये तो अपन ने पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जो भी रिएक्ट करेगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, जो रिएक्ट करेंगे उसके इक्विवेलेंट और जो प्रोड्यूस होगा उनके इक्विवेलेंट, सबके इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये तो क्या इक्विवेलेंट को मैं मोल में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हैं। कैसे? मोल ऑफ NaOH इंटू एन फैक्टर ऑफ NaOH। अरे यही होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यहां पे क्या लिखूंगा? मोल ऑफ H2SO4 इंटू मोल ऑफ, सॉरी, एन फैक्टर क्या है ये? H2SO4 का। आएगा कि नहीं आएगा? चलो देखो, ये आएगा कि नहीं आएगा? इस मोल ऑफ NaOH तो मुझे निकालना है क्योंकि मुझे वेट निकालना है। इंटू एन फैक्टर कितना है NaOH का? कितना H प्लस निकलेगा? एक। और इसके मोल कितने हैं बेटा? 5। कितने H प्लस निकालेगा? 2 इंटू 2। अब बता दो मोल ऑफ NaOH कितना हो गया? ये 10 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 10 मोल आए कि नहीं आ गए? क्या हम वेट निकाल सकते हैं? वेट ऑफ NaOH क्या बन जाएगा? 10 इंटू 40 ग्राम। कितना हो गया? 400 ग्राम आ गया। देखो, ये हो गया कि नहीं हो गया? 400। अब देखो, कहीं जरूरत पड़ी क्या? क्या हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ये फायदा होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अपन क्या कर सकते हैं बेटा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अपन को इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या जरूरत पड़ रही है? बस किसकी जरूरत है? एन फैक्टर। एन फैक्टर बताओ तो काम हम कर सकते हैं। देखो सर, अगर इसको मैं मोल कॉन्सेप्ट से करता तो कैसे होता? देखो, मोल कॉन्सेप्ट से अगर आप करते तो ऐसे होता, दोनों से ही आंसर आएंगे, बरस सेम आएंगे। देखो, अगर आप इसको मोल कॉन्सेप्ट से करने जाते, देखो इसमें कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप एक मोल कॉन्सेप्ट से करने जाते तो पहले NaOH लिखते, फिर क्या लिखते बेटा? H2SO4 लिखते, फिर क्या करते? सॉल्ट बनाते, पूरा का पूरा रिएक्ट कराते, Na2SO4, फिर पानी बनाते साथ में, फिर यहाँ पे 2 लेते, यहाँ पे 2 लेते, लेते कहीं लेते। अच्छे बताओ, ये कितना है? 5 मोल। एक के लिए कितना लग रहा है? 2, तो 5 के लिए 10। 10 मोल आ जाता। मोल ऑफ NaOH कितना आ गया? जल्दी बोलो। आ गया ये 10। वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा? दोनों से ही आंसर सेम, दोनों से ही आंसर सेम आए। क्या? कौन सी? कौन सी? हमें थोड़ा बैलेंस करना है, बैलेंस की जरूरत क्या है? कौन सी? ये वाली?
ये तो, हैं? यहाँ हाँ ये गड़बड़ है। कौन सी ये वाली? ऊपर वाली तो बैलेंसिंग से मतलब ही नहीं है ना। बैलेंस कर भी दोगे तो क्या होगा बताओ? एक मॉलिक्यूल ये है कि टू है मॉलिक्यूल? ये बताओ, मॉलिक्यूल H2O है तो H2 रहेगा, टू रख दोगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। इसमें एन ये तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, कहीं लिखा है कि बैलेंस करना है? बैलेंस की जरूरत नहीं है। NaOH कितने OH निकालेगा? एक। अब चाहे बैलेंस करो नहीं करो, बैलेंस कर दोगे तो यहाँ टू कर दोगे तब भी एक NaOH कितना निकालेगा पर मॉलिक्यूल? कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आए समझ में कैसे किया हम लोगों ने? अब है अपने पास, ध्यान देना बेटा, बात नहीं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ 0.5 m H required to react completely with 100 ml 0.8 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 0.8 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कितना वॉल्यूम हम H3PO4 का लें कि वो कंप्लीटली किससे रिएक्ट कर जाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो तरीके हैं करने के, एक तो इक्वेशन लिखो और एक है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट कब लगाओगे? जब आपको एन फैक्टर पता हो तभी टेस्ट करना। क्या इसका एन फैक्टर पता है कितना होगा? 3। इसका तो बस लगा दो, लगा दो, कोई टेंशन। लगा और बताओ क्या है। अच्छा सर इसमें मोल तो दिए नहीं है। अरे बेटा वॉल्यूम और मोलैरिटी क्या देता है मल्टीप्लाई करके? मोल देता है। वॉल्यूम मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या बनता है? जल्दी बोलो। ये बनता है कि नहीं बनता? चलो ये बताओ क्या बोलोगे यहाँ पे? इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या ले सकता हूं? मोल ऑफ H3PO4 इंटू इनका, इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 3। यहाँ पे मोल क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। कर दिया। ये हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो ये मोल कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम कितना मान लो? V। हमने इसका वॉल्यूम कितना मान लिया? कितना रिक्वायरमेंट है? VmL। तो क्या करूंगा बेटा? 0.5 इंटू V इंटू 10 की पावर -3। ये मोल्स इंटू 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका कितना बन जाएगा? 200
इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ मिली निकलता है, लेकिन अपन ने मोल ही मान ली। इसका एन फैक्टर कितना है? 2। अब निपटाओ, क्या 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 खत्म हो रहा है। ये कट गया, और जल्दी बताओ भी की वैल्यू कितनी आ रही है? कितना हो गया? 1.5 भी किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 इंटू 0.8, तो भी कितना आ जाएगा? ये कितना होगा? 320 डिवाइडेड बाय 1.5 ml। आ गया आंसर? देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीखने से? ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कितना वॉल्यूम चाहिए पड़ेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे, तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब इसमें अपन बात कर रहे हैं, इसमें एक और पढ़ेंगे नॉन रेडॉक्स में, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट बनते कि नहीं बनते? देखो ये सॉल्ट बना कि नहीं बना, ये सॉल्ट बना कि नहीं बना। इस सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है सॉल्ट का बेटा मॉड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइंस। भी एनायन है सबका नेगेटिव चार्ज का सम कर दो, और या फिर बोल सकते हैं ऐसा नहीं, मॉड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन और पॉजिटिव चार्ज ऑन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैट आयंस, ये आता है। जैसे NaCl है, बात नहीं NaCl, NaCl है कि नहीं है बेटा? NaCl है, मुझे बताओ एनाइन कैटाइन पे कितना चार्ज है? +1। Na पे +1 आता है, Cl पे -1, चाहे इसका मॉड ले लो चाहे प्लस ले लो, तो एन फैक्टर कितना बन जाएगा इसका? 1। चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, देखो +1 तो 1 हो जाएगा, अगर माइनस ले रहे हो तो फिर उसका मॉड ले लो, एनाइन पकड़ लो या कैटाइन पकड़ लो। सेकंड, जैसे मान लो अपने पास CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट पे मुझे बताओ क्या आएगा इसका एन फैक्टर? 1 2 3 4, क्या आएगा ये बताओ? कैल्शियम कैल्शियम पे कितना चार्ज आता है? +2 आता है कि नहीं आता है? और सल्फेट पे -2, चाहे आप इसका मॉड ले लो या ये ले लो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तीसरा आप बताओगे यार, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसका एन फैक्टर बताओ। एक चीज ध्यान रखना, एक आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल के, एक अपने पास होता है एसिड, कौन सा? H2C2O4, कुछ ऐसा दिखता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड, एक ये ध्यान रखना। और इसी का एक एनायन होता है C2O4 डाई नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? एक एक खट्टा है तो क्या आता है? 8, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सलेट आयन, लिख लेना ये ब्रैकेट में, ऑक्सलेट आयन। क्राइन फैक्टर बताओ।
ये बताओ इसमें कितना आ रहा है? कैल्शियम पे कितना होता है? +2। तो 3 कैल्शियम है तो +6। और सल्फेट कितना होता है? फॉस्फेट। देखो आप तो ऐसे पकड़ो, अगर आपके पास कोई एसिड का एनायन है तो चार्ज कैसे निकालते हो? जैसे PO4, PO4 कहां से दिखता है? H3PO4 होता है कि नहीं होता है बेटा? अब इसमें से कितने H हटाए होंगे कि PO4 बना होगा? 3। और 3 H+ हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? -3। जैसे आपसे बोला जाए कि SO4 पे कितना चार्ज आएगा, तो आप क्या देखोगे? H2SO4 था। क्या था? H2SO4। कितने H+ निकालने? 2 H+। आपने 2 H+ निकाल दी तो बताओ क्या बचा? SO4। ये +2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? -2। एक H+ हटा, एक और H+ हटा, जितना H हटता जाएगा उतना माइनस आता जाएगा। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? फॉस्फेट पे -3। अब -3 इंटू 2 तो टोटल कितना हो जाएगा? -6। चाहे मॉड में ये ले लो चाहे ये ले लो, कितना आ जाएगा एन फैक्टर? 6 आएगा कि नहीं आएगा? इसका बताओ, इसका कितना आएगा? इसका 7। और एल्यूमिनियम कितना चार्ज कैरी करता? अरे एक सेकंड, एक सेकंड, 3 करो, 3 ही होगा। गड़बड़ लिखा था, 3 होना चाहिए। चलो इसमें कितना आ रहा है बेटा? कितने आयन है इसमें? एक। इस पे +1 आएगा तो इस पे कितना आएगा? -1। एक आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? एक। एक ही तो Na है। कैटायन कितना है? 10 का चार्ज, और एनायन का माइनस का चार्ज। कौन सा? अच्छा इसमें एक सेकंड, इसमें एक चीज और गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 3 आना चाहिए। Al2SO4 का होल थ्राइस। अब सही है। अब करो 6 वाले का एन फैक्टर निकालो। 6 वाले का एन फैक्टर कितना आएगा? ये तो पॉजिटिव, इस पे कितना चार्ज आएगा? +2। इस पे कितना आएगा? +6। एल्यूमिनियम 3 होता है, +6, तो टोटल कितना हो गया? 6। या फिर आप सल्फेट से पकड़ो, सल्फेट कितने हैं? 4। और एक सल्फेट पे -2, तो कितना हो जाएगा? -8। -8 का मॉड 8, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। एन फैक्टर आ जाएगा 8। अगर नॉन रेडॉक्स का सॉल्ट है, एसिड बेस में बन रहा है, तो अपन ऐसे बात करेंगे। अब आता है एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन।
दो तरीके से एन फैक्टर निकाला जाता है। पहला तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन पर मॉलिक्यूल आयन या स्पीसीज। कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई भी स्पीसीज, आयन या मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पर मॉलिक्यूल, वो क्या बन जाएगा उसका एन फैक्टर। या फिर एक और तरीका है, ये यूनिवर्सल तरीका है, ये हर जगह लगेगा, ये वाला। कितनी भी डिफिकल्ट, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो, अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेडॉक्स अपॉन स्टाइकोमेट्री। एक केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन हुई तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, वो ले लो। जिसका भी आपको एन फैक्टर निकालना है उसके स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करो तो उसका एन फैक्टर आ जाएगा। तो किसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाले में, क्योंकि स्टाइकोमेट्री। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे है निकालने का, ये आसान वे है, लेकिन ये हर जगह लगेगा, यूनिवर्सल है। लेकिन एक इसकी लिमिटेशंस रही, कहीं कहीं अपन को जरूरत पड़ जाएगी, फिर इससे नहीं निकलेगा तो अपन फिर इससे निकालने जाएंगे। चलो अब बात करते हैं जल्दी जल्दी। कैसे निकालना है। चलो जैसे पहला टाइप है सिंगल स्पीसीज ऑक्सीडाइज और reduce in a redox। सिंगल स्पीसीज ही अपना ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तब एन फैक्टर कैसे निकालोगे? जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या दिया है बेटा, KMnO4 प्लस Fe+2, ये जा रहा है बेटा किसमें, Fe+3 Mn+2, इसमें जा रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकलेगा, उसके लिए अपन को इलेक्ट्रॉन चेंज देखना, ये रिएक्शन लिखी हुई है और इसमें मुझे क्या निकालना है, एन फैक्टर निकालना है। तो एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, यहां देखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें से ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन हो रहा है, जिसमें चेंज आएगा वही तो चेक करोगे आप। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एन फैक्टर इन जनरल अपन किसके निकालते हैं, यहाँ पे जो भी रेडॉक्स होता है उसमें अपन लोग किसका निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा उसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे। अब ध्यान देना कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है, कैसे निकालोगे, KMnO4 इसका कितना होता है +1, इसका x मान लिया 4 - 2 = 0, तो x कितना आ गया +7। +7 आया कि नहीं आया? तो मुझे ये बताओ कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। भाई पोटेशियम में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं दिया ही नहीं है। पोटेशियम में कितने का चेंज, Mn में कितने का चेंज आ रहा है, +7 से +2, कितने का चेंज आया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए कि गेन किए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल ने कितने कितने गेन किए, 5, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 5। खत्म। आया कि नहीं आया? इसका और बता दो, Fe+2 से +3 कितने का चेंज, एक का, तो एक आयन ने एक का किया। अच्छा इसका एन फैक्टर बता सकते हो, जब ये +3 आया, +2 से +3 आया तो एक में कितने का चेंज आया, एक का आया, तो एन फैक्टर 1।
इसका भी एन फैक्टर 5 आया कि नहीं आया पहला। दूसरा दूसरा है K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7 प्लस आपका मान लो Fe+2 है। ये कहां जा रहा है? Cr+3। इसमें एन फैक्टर बताना है आपको। बात नहीं करो बेटा, एन फैक्टर बताने। क्या बताने? एन फैक्टर। आप चेक करो K2Cr2O7 पूरा कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है? 3 कि 6? 3 कर रहा है या 6 कर रहा है? 6 कर रहा है ना। कैसे? सर यहां पे +6 आया, +6 सब लोगों ने निकाल लिया, +6 +6 से +3 कितने का चेंज है? 3 का। लेकिन इसके अंदर कितने क्रोमियम है? 2। एक 3 निकाला, 2 कितने निकालेगा? 6। तो पूरे मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ये रिड्यूस होगा। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन पर मॉलिक्यूल, पर एटम नहीं, पर मॉलिक्यूल। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितने लेगा? पूरे के पूरा मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि एक +6 से +3 जा रहा है, 3 लेगा। दूसरा फिर +6 से +3 कितना लेगा? 3। टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो आप क्या देख सकते हो? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। चेंज कितने का है? 3 का। और कितने एटम है? 2। तो 6 इंटू, सॉरी 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। इसका कितना आएगा? बनाएगा कि नहीं आएगा? अरे बनाया कि नहीं आया? इसका कितना आएगा एन फैक्टर? 1। इसका इसका एन फैक्टर बता दो। 3। क्योंकि इसके अंदर एक ही है, और एक में कितने का चेंज है? 6 से 3। एक में चेंज कितने का है? एक का ही है, 3 का है। अगर यहां पे मान लो ऐसा होता बेटा, Cr+3 का होल ट्वाइस, तब कितने आते? 6 का चेंज। यहां पे एक ही एटम है, और एक एटम में कितने का चेंज देखने को मिल रहा है? 3 का। ये बन गया एन फैक्टर। चलो इसमें बताना। मान लो अगर अपने पास दिया गया है बेटा K2Cr2, चलो इनमें बताओ, KMnO4 प्लस C2O4 डाई नेगेटिव कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस Mn+2। इसमें एन फैक्टर बताओ कितना आ रहा है बेटा, जल्दी निकाल के बताओ। जल्दी बताओ इनके एन फैक्टर।